कहते हैं गरीबी विकास के लिए बाधक होती है, लेकिन इस कथन को झुठलाते हुए एक मेधावी नवयुवक न सिर्फ उच्च शिक्षा ग्रहण किया बल्कि 2019 के पीसीएस के परीक्षा में अपने आप को सफलता के उच्चतम शिखर पर स्थापित करते हुए एसडीएम बन करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर अंतर्गत तहसील अकबरपुर अंतर्गत ग्राम रसूलपुर उसरी निवासी संत रंजन श्रीवास्तव ने वह कुछ करके दिखा दिया है जिसकी परिकल्पना सामान्य लोग नहीं कर सकते। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद इस तरह का सफलता अर्जित करना, वो भी प्रथम प्रयास में, वास्तव में आश्चर्यजनक है। हम सीधे पहुंचते हैं एक साक्षात्कार के लिए उस शख्सियत के पास और सबसे पहले उनके माता पिता से जानते हैं कि कैसा है संत रंजन और किस तरह की परिस्थितियों में उसको इस मुकाम पर उन लोगों ने पहुंचाया। संत रंजन आपका एसडीएम बन गया, माताजी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमारे दिल में बहुत खुशी हुई। संत रंजन का नाम घर का क्या है? हैप्पी नाम है भैया। हैप्पी नाम है? हाँ। ऐसा नाम क्यों रखा? इनके भैया सब बहुत खुश भय रहे। ये 3 लोग रहन हैं तो ये पहले पैदा भैन, ये लिए से हमें सब बहुत खुश रहे। 3 बिटिया के बाद नहीं, हाँ। 3 लोग, इनके बड़े पापा 3 भाई थे। हाँ। तो हमारे ये सबसे पहले पैदा भाई हैं, हम सबसे छोट रहे। बचपन कैसा रहा? ये शरारती थे या? नहीं भैया, बहुत शरारती रहे हैं। एक कहीं कुदार, कहीं खुरपी, कहीं बाजा, कहीं हर चीज़ ये छुआ तोड़ा फाड़ा, ये बहुत ही शरारत करता है। कोनो चीज़ बनी न रहा, कुल तोड़ ताड़ खोल खाल कर रख देते रहे। आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग थे? हाँ भैया, और हम बहुत खुश होते रहे जब ये तोड़त रहे ना हर चीज़, तो हमें बहुत खुशी आवे। यहाँ तो कि अपने मामा के यहाँ जब जाएँ तो उनके खुरपी कुदार या उनके बाजा, उनके हर चीज़ ये। पढ़ाई करने के लिए अक्सर इनको बाहर जाना पड़ता था, फैजाबाद में भी रह करके पढ़ाई की है भैया, फैजाबाद से इंटर की है। आपसे जब अलग होते थे तो फिर तो तकलीफ रहता होता? अरे भैया, तकलीफ तो इतना राहत रहा, अगर हम रोटी सेकत रहे तो हम बैठी और रोवा करते रहे हैं। जब हमारा लड़के हमसे छोड़ के फैजाबाद गए हैं तो हमारे बहुत आंस गिरत रहा, अकेले रही जब रोई। आप पिताजी हैं, आप बताइए, इतनी लंबी पढ़ाई, बीटेक किया इन्होंने, एमटेक किया और तैयारी किया, इतनी लंबी पढ़ाई, क्या आप बहुत बड़ी नौकरी करते हैं? कैसे मैनेज करते थे? नहीं सर, हम बहुत ही साधारण काम करते हैं, अपने परिश्रम से, अपने खेती से, अपने कचहरी से, या भैंस रखे थे, दूध बेच करके किसी तरह से बच्चे को पढ़ाने जो है हमने। कभी ऐसा बताइए कि इनका डिमांड हुआ हो और आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो गया हो, आप पूरा करने की स्थिति में नहीं थे, आप अपने आप को विचलित महसूस किए? नहीं भैया, नहीं, चाहे कर्जा ऋण कभी हमने गांव में कहीं से हम लई के इनके मांग हम पूरी करते रहे भैया जी। हमने कभी अपने डांट के पैसा किसी तरह से, चाहे दूसरे से ले करके, रिश्तेदारों से ले करके, किसी तरह से इनके मनोबल को हमने ऊंचा ही रखा। हम इन्हें पैसा लिए कभी डांटे ना ही भैया। अब जैसे पैसा मांगा तो हम चाहे जहाँ से बटोर के। आप कौन सी नौकरी करते हैं? जी, नौकरी नहीं करते हैं, कचहरी में स्टाम्प वेंडर हैं। यही अपना कागज़, टिकट, दरखास्त, स्टाम्प ये सब बेच करके जो है इसी पैसा पालते हैं किसी तरह से जी। ढेर सारे लोग हैं जो पैसे के कारण अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उनके लिए सर जी मेहनत करे अपन, जैसे अपन धैर्य न खोए, हर चीज़ हिम्मत किए रहे तो ओकरे लिए क्यों खड़ा हो जाए मदद करे के लिए। और जब हम न हिम्मत करब तो क्यों मदद न करी। तो यही से हम अपन धैर्य ना खोए भैया, चाहे जैसे हम जुगाड़ लगाए रही कि हमरे बच्चे के ये पैसा हमें जुगाड़ करके देगा, और इसी से हम पैसा इकट्ठा कर लेते रहे हैं। ये सौभाग्यशाली माँ थी पुष्पा श्रीवास्तव, जिनका होनहार लाडला इतने अच्छे पद पर पहुंच गया, वो भी पहले प्रयास में, और पिता जिन्होंने काफ़ी परिश्रम करके अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो थे हरिधारी श्रीवास्तव। इनसे मुलाकात के बाद हमारी आतुरता बढ़ती जा रही है कि कितना जल्दी उस शख्सियत से मिलूं जो आज जनपद अंबेडकर नगर का आइकॉन बना है। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं संत रंजन श्रीवास्तव, जिनको लोग प्यार से कहते हैं हैप्पी, के पास, और करते हैं उनसे ढेर सारा सवाल कि कैसे मिली उनको सफलता और क्या क्या आई उनकी ज़िंदगी में चुनौतियाँ। रंजन श्रीवास्तव जी, एपीडीपी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और पूरे परिवार की तरफ से, सारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप उप जिला अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ, और वो भी पहले प्रयास में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा हम लगा। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पहला प्रयास रहा और इतने अच्छे रैंकिंग पर कैसे आप आ गए, इसके पीछे राज क्या है? सर ये मेरा पहला प्रयास था, और मैं पहले ही प्रयास में एसडीएम पद पे चयनित हो गया। इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि आप प्रतिदिन यदि 4 से 5 घंटा नियमित रूप से ध्यान लगा करके और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और टेस्ट सीरीज का सॉल्व करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप किसको श्रेय देना चाहते हैं इस सफलता के पीछे? सर इस सफलता के श्रेय मेरी माता पिता, मेरी बहनें, इसके अलावा मेरे बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मेरे मामा श्री आनंद श्रीवास्तव। व आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई? सर मेरी प्राथमिक शिक्षा मैंने अंबेडकर नगर के प्रवीण बाल शिक्षा निकेतन से मैंने प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की, और इस तत्पश्चात मैंने एसएसबी इंटर कॉलेज फैजाबाद से अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया सर। और उच्च शिक्षा के लिए मैंने बीटेक और एमटेक मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से कंप्लीट किया। तत्पश्चात मैं 3 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत रहा सर। एक चीज़ आप बताएं, आप किस ट्रेड से थे इंजीनियरिंग में? सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक और एमटेक किया है सर। वैसे आप किस सब्जेक्ट को बहुत रुचि से पसंद करते हैं? सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को आप अपने ग्रेजुएशन तक पहुंचने तक सबसे ज़्यादा फोकस किए हैं? पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, कौन सा? सर वैसे तो मुझको पढ़ने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मज़ा आता था ग्रेजुएशन तक, लेकिन फिर भी मैं हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ना काफ़ी पसंद करता था। लोगों से डिबेट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, और मैं हिस्टोरिकल जो फिगर्स हैं, जैसे गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, या और जो भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनके बारे में पढ़ना, समझना, उनके विचारों को जानना, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी रुचि रखता था। तो आपके विचार को भी लोग जानने का प्रयास करेंगे और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा पढ़ाई के दौरान करना, और आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, और क्या आपके सामने कभी चैलेंज आया आर्थिक स्थिति का? सर मेरे सामने आर्थिक स्थिति का एक गंभीर चैलेंज था। पारिवारिक परिस्थितियाँ इस तरीके से नहीं थी कि मैं इतनी उच्च शिक्षा अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मेरे मामा जी का इस तैयारी में काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने मुझको मॉनेटरी काफ़ी हेल्प किया है, तो मैं उनका काफ़ी आभारी हूं सर। आपने कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक करने के बाद आपको एक सर्विस मिला हुआ था, नौकरी आपकी है, अचानक आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, एसडीएम बनने का ललक पैदा होना, ये अचानक हुआ या कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ गोल सा मामला है कि आप एक तरफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर नौकरी भी चालू कर दिए, फिर अचानक जो है एसडीएम, तो क्या है इसके पीछे? एसडीएम बनने की लालसा आपको कब उत्पन्न हुई? सर मैं नौकरी कर रहा था, गोरखपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत था। मैं वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी था। मैं अपनी नौकरी से काफ़ी सेटिस्फाई था, लेकिन मेरे विद्यालय में एक दिन एसडीएम साहब का एक विजिट हुआ, तो मैंने जो उनका स्वागत सत्कार देखा, जो उनका कार्य करने का शैली देखा, जो उनका भाषण देखा, उनकी पूरे छवि से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने यह डिसाइड किया कि मैं सिविल सेवा में मैं भी जाऊँगा। और मैंने इसके पश्चात सर 2-4 महीने के बाद नौकरी फाइनली छोड़ ही दी। काफ़ी दिक्कतें हुई शुरुआत में, घर वालों ने कहा कि भाई मत छोड़िए, लेकिन मेरी माता जी ने कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तैयारी तो आप कर सकते हैं। आपने चीफ गेस्ट एसडीएम के सम्मान को देख करके और अचानक आपके अंदर ये ललक पैदा हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जी सर, सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। जी सर। सर ये निश्चित रूप से कि पैसा ही नौकरी करने के लिए ज़रूरी नहीं है। नौकरी करने के लिए जॉब सेटिस्फैक्शन, उसके साथ साथ उस पद की पहचान, गरिमा और प्रतिष्ठा, और लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो इस सर्विस में अवेलेबल है सर। एक चीज़ और हम आपको से जानना चाहेंगे कि ढेर सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, और पहले प्रयास में हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कई बार प्रयास करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। ये मंत्र क्या रहा पहले प्रयास में आपका होना? वो तो आपने बता ही दिया है, पढ़ाई आपने किया। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या हरदम पढ़ते रहना ही सफलता का राज है, या घर की जो जवाबदारियां जिम्मेदारियां होती हैं उस भी तरफ नज़र करना चाहिए, उस जवाबदारी जिम्मेदारी में भी हाथ बटाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सर
घर के काम में हाथ बटाना ये बच्चे की पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो हमारे पारिवारिक कार्य हैं यदि उनमें हम हाथ नहीं बटाएंगे तो हमारी आय कैसे होगी, और यदि पारिवारिक आय नहीं होगी तो आप तैयारी भी नहीं कर सकते हैं। तो घर के कार्य में ज़रूर निश्चित रूप से हाथ बटाना चाहिए, जो भी आपका घरेलू कार्य है, और इसमें टाइम नहीं बर्बाद होता है। अगर आप 1 घंटे प्रतिदिन अपने माता पिता के घरेलू कार्यों में सहयोग करते हैं तो इससे आपको फ्रेशनेस आती है, ज़बरदस्त ऊर्जा मिलती है सर। इसके साथ मैं जो आपने तैयारी के बारे में पूछा, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि वो 4 से 5 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ें, विषय की गहरी समझ हो, जो भी इसका सिलेबस। सबसे पहले आप आयोग का सिलेबस निकाल लें, आयोग के सिलेबस को आप अपने कंठस्थ, अगर कंठस्थ नहीं हो सकता तो उसको अपने आप स्टडी टेबल के सामने चिपका दें। इसके साथ आप उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन विषय की गहरी समझ बनाएं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें। इसके अलावा आप इंटरव्यू की तैयारी सर डे 1 से करें। ये मैं सबसे पहले लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी आप शुरुआत से ही करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अंतर्मुखी होते हैं तो वो बोल नहीं पाते वहाँ पे। और आप मेंस आंसर राइटिंग, ये सबसे ज़रूरी है। मेंस आपकी तैयारी का पूरा सार मेंस में छुपा हुआ है। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपके सफलता के पीछे। वैसे जब हमको पता चलता है कोई लड़का ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जब इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा यहाँ जाता है, सिविल सर्विसेज की तैयारी के समय कोचिंग करता है, क्या आपने भी कोचिंग किया इसकी तैयारी के लिए? सर मैंने कोचिंग कहीं नहीं की है प्री और मेंस के लिए। मैं इंटरव्यू के लिए कुछ 1-2 मार्क इंटरव्यू मैंने दिए हैं कोचिंगों में। इसके अलावा मैंने पूरे करियर में कहीं कोचिंग नहीं की है। कोचिंग करना, क्या आप ये मानते हैं कि बिना कोचिंग के भी सर बिना कोचिंग के सफलता अर्जित की जा सकती है? इसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। और आपको कोचिंग वो बच्चे कर सकते हैं जो बहुत शुरुआती स्टेज में, कोई बच्चा इंटरमीडिएट में है, कोई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, वो कर सकता है। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो सिविल सेवा डायरेक्ट उनको परीक्षाएं देनी है, मैं उनको कभी कोचिंग सजेस्ट नहीं करता और उनको कभी कोचिंग करनी भी नहीं चाहिए। आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल हैं, उनका आप सहारा लीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर लगाइए और मेंस में अब तक जितने प्रश्न आए हुए हैं उनका नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी सर। अब तो आप समाज में बहुत कुछ करने के लिए उतर चुके हैं। सबसे पहले आप अपने चार्ज को संभालने के बाद किस चीज़ पर फोकस करेंगे? जहां भी आपको चार्ज मिलेगा क्या परिवर्तन चाहेंगे? क्या चीज़ आपके मन में हरदम टीसता है कि अगर एक एसडीएम, एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसा करे तो अच्छा होगा राष्ट्र के लिए? आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं फोकस एरिया मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी भारत में और गांव में बहुत सारी अशिक्षाएं हैं। गांव के लोग टेक्नोलॉजी के बारे में अबोध हैं। मैं ग्राम प्रधान के साथ मिलकर सप्ताह में 1 दिन नियमित रूप से गांव में जाकर के लोगों को अवेयर करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है लोग उद्यमी बने। लोग अपने गाँव में खाली कार्यों को अनुत्पादक कार्यों में बेस्ट कर देते हैं। यदि मैं उनके अनुत्पादक समय को उत्पादक कार्य में बदल पाया तो इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और साथ साथ देश की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देनी जरूरी है। तो मेरे जो फोकस एरिया है कि सब व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य और उन तक उद्यमी बनने की शिक्षा ये पहुंच सके सर। इसके लिए मैं इसकी ट्रेनिंग भी उनको जरूर ही दूंगा सर। इसके अलावा आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं गांव में कि जिसके कारण जो है लोग जो आज रसायन की तरफ बढ़ रहे हैं, एलोपैथ की दवाइयों की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या ये मन में आपके आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं से औषधि भी उनके घर में है और हाईटेक को ज़्यादा पैदावार करने के चक्कर में रसायन, जबकि ऐसा हो रहा है कि जैविक खाद का उपयोग, तो क्या आपके मन में ऐसा भी कुछ है? सर समावेशी विकास ये अति आवश्यक है। आज की डेट में लोग एलोपैथी या जो रसायन से लोग कर रहे हैं, इसका रिजल्ट ये है कि लोगों में कैंसर तक की समस्याएं बढ़ रही हैं, लोगों में चिंताएं ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हम औषधियों की अगर बात करें, घरेलू औषधियों, सर एलोवेरा है, तुलसी है, नीम है, ये सारी अत्यंत उपयोगी घरेलू औषधियाँ, इनका आप इस्तेमाल करिए। आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़िए। अगर हम किसानों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ा सकें, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उनका उत्पादन लागत ज़्यादा है जबकि जो उनकी फसल का मूल्य है वो बहुत कम है। अगर हम किसानों की उनकी उत्पादन लागत को घटा सकें तो निश्चित रूप से उनकी आय भी बढ़ेगी और इससे जब लोगों को शुद्ध खाना पहुंचेगा तो उससे उनकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ेगी, वो निरोगी होगी उनकी काया। और एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन बनता है सर। संत रंजन जी, आपको घर में लोग हैप्पी के नाम से जानते हैं। हम इस हैप्पी से पूछना चाहेंगे कि इस घर को हैप्पी रखने के लिए कितना हाथ बटाता था? घर के कौन कौन से कामों में हाथ बटाता था? खेत की तरफ या जानवर की तरफ?
सर मेरे पास खेती और जानवर दोनों हैं सर। तो मैं शाम को प्रतिदिन अपने चाहे भैंस के लिए चारा लाना हुआ या खेत में काम करना हुआ, इन सारे कामों में मैं हमेशा हाथ बटाता था। और सर मैं खाना भी बना लेता हूँ। तो जैसे जब मेरी माता जी अकेले होती थी तो मैं खाना भी उनके साथ बनाता था। आपका पसंदीदा फूड क्या है? सर मेरा पसंदीदा फूड दाल चावल है सर। तो आज आप हमको खिलाएंगे? सर निश्चित रूप से आज आपको मैं दाल चावल जरूर खिलाऊंगा सर। जी, वैसे आप गेम में क्या पसंद करते हैं? सर वैसे गेम में मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, गेम तो सर मैं क्रिकेट, बैडमिंटन या मैं चेस अच्छा खेल लेता हूँ। आपका वैसे आदर्श कौन रहा है? सर मेरा एक ही आदर्श है और वो है मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। मैं महात्मा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ सर। उनके विचारों को मैं अपने अंदर आत्मसात किया हूँ सर। मैं उनको अपना भगवान मानता हूँ सर। उनका कौन सा जीवन का ऐसा इंसिडेंस है कि जो आपको प्रभावित होने पर मजबूर किया? सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही एक मैसेज है। उन्होंने जब देखा कि भारत में गरीबी है, लोगों के पास वस्त्र नहीं, उन्होंने वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने जो भी वो लोगों को कहते थे उसको सबसे पहले वो अपने ऊपर प्रयोग करके देखते थे। इसके पश्चात ही वो उसको लोगों को सलाह देते थे ऐसा करने के लिए। आप जब अधिकारी बन जाएंगे, आपके पास ढेर सारी सुख सुविधाएं होंगी, ढेर सारे पैसे भी आपके पास आएगा, तो आप अपने परिवार के लिए और अपने गांव के लिए क्या परिवर्तन चाहेंगे कि यहाँ पर भी हम आने के बाद इस तरह देखना चाहते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से मिल करके? सर गांधी जी ने एक बार कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि हर आंख से आंसू पोंछना, ये उद्देश्य होना चाहिए एक सिविल सेवक का। हमारे ऑफिस में जो भी व्यक्ति आए, जिसकी जो भी समस्याएं, लीगल समस्याएं जितनी भी हैं करने लायक, मैं उनका पूरी तरीके से निदान करने का कोशिश करूंगा। ये गांधी जी का सबसे बड़ा मैसेज है सर। इसके अलावा मैं अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रखूंगा, सबसे मिलते जुलते हुए, जो भी अपने ऑफिस और घरेलू जीवन दोनों को निश्चित रूप से मैं साधते हुए एक बेहतर समाज सेवा करने का उद्देश्य रखता हूँ सर। संतरंजन जी, एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, अभ्योदय योजना, और ख़ास तौर पर जो तैयारी कर रहे हैं लड़के सिविल सर्विसेज का, जो एक ट्रेंड है कोचिंग के बगैर लोग सफल नहीं हो सकते, तो उनको कोचिंग प्रोवाइड करने का, उनको मोटिवेशन देने का, आप इस योजना से कहाँ तक प्रभावित हैं? और शायद आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, और लेकिन आप सरकार की इस योजना को किस नज़रिए से देखते हैं? सर ये काफ़ी अच्छी योजना है। इसमें जो समाज के गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जिनको आज तक वो अच्छी कोचिंगें, या जो आज कोचिंगों की तो फीस सर लाखों में है, तो जो लोग इन कोचिंगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट में, उनके लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास है। इससे बच्चों में डायरेक्ट अधिकारियों से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे उनमें एक उत्साह जगेगा, और इसके साथ साथ जब उनको पढ़ाई का एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से ये सर बहुत अच्छा ही सराहनीय कार्य आगे करेंगे। ये काफ़ी अच्छा प्रयास है सरकार का। इससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ सर। हाँ, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सफल नहीं हो रहे हैं, इसके कारण हताश हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जो लोग सफल नहीं हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। जैसे कोई लोग प्री के स्टेज पे नहीं सफल हो पाए, कोई मेंस के स्टेज पे, कोई इंटरव्यू के स्टेज पे। तो जब आयोग का रिजल्ट आ जाए तो वो अपना मार्कशीट ले करके उसका पूरा का पूरा मूल्यांकन करें और देखें उनमें कहाँ कमियां रह गई, और उन कमियों का निदान करें। जैसे किसी के जीएस पेपर 4 में मार्क्स मान लीजिए कम है, तो सबसे पहले देखिए कि कैसे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कुछ तरीका मैं बता देता हूँ कि आप पॉइंट वाइज आंसर लिखें, और आपके जो आंसर के कीवर्ड हैं उनको आप हाईलाइट करें, और इसके बाद आपके पास जितना पेज में स्पेस है आप पूरा लास्ट तक लिख के आएँ। ये इसका सफलता का की रहस्य है। जो लड़के प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा मन में उनके है, लेकिन अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, या जो पहुंच चुके हैं जिनका पहला कदम है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो ऊर्जावान बन सके? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि सिविल सेवा आपको वह अवसर देती है कि इसमें आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आप समाज के लिए कुछ कर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी से आप आयोग का सिलेबस डाउनलोड करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करें। आपका चयन निश्चित रूप से होगा। चयन में 1 या 2 वर्ष का समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है सर। जो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहकर तैयारी करते हैं उनका चयन निश्चित रूप से होता है, ऐसा मैंने देखा है सर। समाज में कुछ करने का जज्बा आपके मन में है, इसलिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी की और उसमें सफलता हासिल की है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या कहना
कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए समाज में किस तरह का परिवर्तन करेंगे, और एपीडीपी के दर्शकों को वो चीज़ दिखेगा, और वो चीज़ मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पर भी आप एसडीएम बनेंगे वहाँ पर एपीडीपी पहुँचेगा और पूछेगा, आपसे सवाल करेगा कि आपने वादा किया था एपीडीपी से कि यह परिवर्तन हम लाएंगे, उस परिवर्तन के पहले कदम पर क्या हुआ, क्या आप भरोसा देंगे, क्या परिवर्तन ले आएंगे आप? सर, मैं समावेशी विकास मेरा पहला उद्देश्य है। मैं अभी जैसे आपको बताया, अब मैं जिस भी तहसील में रहूँगा सर, उस तहसील में मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे तहसील के सारे लोग सुखी हों, उनमें किसी भी प्रकार का आपस में वैमनस्य दूर करते हुए उनको अशिक्षा से निकालने की पूरी कोशिश, हर व्यक्ति तक दवाई मिले, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, हर अध्यापक स्कूल समय से पहुंचे, डॉक्टर समय से अपने अस्पताल क्लिनिक पे जाएं। इसके अलावा जो भी समाज में जिनकी जो भी समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। नाली, खड़ंजा, सड़क, इन सारी चीज़ों के विवादों का मैं समाधान करूंगा। और लोग जो भी मेरे ऑफिस में आता है, किसी का कोई भी समस्या होगा, उसको मैं पूरी तरीके से दूर करूंगा। और मैं चाहूँगा सर कि आप मेरी कमियाँ अगर कुछ रह जाएंगी तो आप उसको समय समय पर एपीडीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उजागर करें सर। बिल्कुल, आप तक पहुंचेगा एपीडीपी और करेगा आपसे उस जगह पर सवाल जहां पर आप लेंगे चार्ज, और उसका भी, उस काम का भी करेगा मूल्यांकन। आप रहिएगा तैयार। हम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ये हैप्पी श्रीवास्तव जो एसडीएम बने हुए हैं, इन तक एपीडीपी पहुंचेगा। आपकी भी तरफ से हैप्पी श्रीवास्तव को, संत रंजन श्रीवास्तव को ढेर सारी एक बार फिर बधाई और ढेर सारी शुभकामना कि ये समाज के लिए कुछ कर सके। सर, एपीडीपी न्यूज़, मैं एपीडीपी न्यूज़ के शुरुआती सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ। एपीडीपी न्यूज़ निश्चित रूप से काफ़ी सराहनीय प्रयास करता है। ये अधिकारी वर्ग जिस कॉन्फिडेंस के साथ एपीडीपी ने जितनी सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग की है, मैं चाहता हूँ कि वो उसी सच्चाई के साथ रिपोर्टिंग मेरे तहसील में भी हो, और मेरी जो भी कमियाँ हैं आप उनको निश्चित रूप से बताएं सर। मैं बहुत धन्यवाद सर। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको अंतिम रूप से संदेश देना चाहता हूँ कि वो लोग लगे रहें। अगर यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कमियों को दूर करते हुए तैयारी करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आप ऐसे मेरे ही तरीके से आप भी चयनित हो सकते हैं। बहुत अम्बेडकर नगर के गौरव के रूप में पहचाने जाने वाले संत रंजन के भविष्य की कामना एपीडीपी न्यूज़ चैनल करता है, और यह उम्मीद रखता है कि संत रंजन उस मुकाम पर, उस सफलता के उच्चतम शिखर पर अपने आप को स्थापित करेंगे जिसकी परिकल्पना उन्होंने किया है। एपीडीपी परिवार पूरी तरह से उनके साथ है और अम्बेडकर नगर जनपद की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। कैमरामैन अहमद अली सलमानी के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।